आई थिंक स्टार्ट करते हैं. सबको हेलो. Okay, so recording and start कर दिया and we quickly are doing the solution for the mock exam 2 English का, और इसमें मैं POM और comprehension करवा रहा हूँ स्टार्ट में, right? तो आई होप कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ऑलरेडी POM. जस्ट क्विकली, अगर POM के स्ट्रक्चर में POM के जो पूरा ये राइटअप है, दो उन्होंने POM को मिलाया हुआ है. अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले, अदरवाइज आई लाइक डायरेक्टली रीडिंग आउट द क्वेश्चन एंड देन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट? ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. लेकिन क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू डिलीवर. फर्स्ट थिंग ये कि आईबीए के एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन और POM है, राइट? और दोनों में डिफरेंस है. कॉम्प्रिहेंशन की हम बाद में बात करेंगे जब कॉम्प्रिहेंशन इसके बाद में सॉल्व करूंगा उसका सोल्यूशन. और POM का एक चीज है कि इसमें आपके पास कभी भी आपको कंप्लीट थीम नहीं देता, कंप्लीट आइडिया आपको कभी भी डिलीवर नहीं होता. you're always like in between of कि आपको चीज क्लियर है या नहीं है. सो POM के क्वेश्चंस में यूजुअली जैसा क्वेश्चंस आते हैं वो आपको या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछ रहा होता है, लाइक कि कोई भी वर्ड उठाएगा और कहेगा कि इसका फंक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसा फर्स्ट लाइन है, लाइक अ टॉल वुमेन, वो आपसे लिटरेरी डिवाइसेस का पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम. ये मैं पोएम की बात कर रहा हूँ. या फिर कोई भी वर्ड उठा के वो क्वेश्चन में देगा और वो कहेगा कि इस वर्ड का, इस फ्रेज का पोएम के अंदर फंक्शन क्या है. ठीक है, इसमें आपके पास कभी भी वो आपको क्लियर आइडिया पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, क्योंकि क्लियर आइडिया कभी भी डिस्क्लोज नहीं होता पॉइंट के अंदर. सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जब POM के हम क्वेश्चंस करते हैं और जब हम कॉम्प्रिहेंशन के करते हैं. कॉम्प्रिहेंशन में वी टॉक अबाउट थीम, मेन आइडिया, एटसेट्रा, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई स्टॉर्म द फंक्शन ऑफ दिस फर्स्ट सेंटेंस इज टू. अब अगेन जो मैंने बात की कि वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस एंड लिटरेरी डिवाइसेस और vocab, राइट? सो अब फर्स्ट लाइन अगर हम देखते हैं, लाइक अ टॉल वुमन वॉकिंग अक्रॉस द हिल एंड, और जस्ट जुलाई स्टॉर्म है. तो इसका हमें बिल्कुल स्टार्ट जो POM स्टार्ट हो रहे हो उसका हमने फंक्शन बताना है, पर्पस बताना. ऑप्शन इसमें तीन उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. ऑप्शन ए इज इंट्रोड्यूस द एक्सटेंडेड सिमिली, engage the reader's attention, and the third is begin the telling of the story. अब extended simile तो क्लियर हमें नजर आ रहा है कि like a tall woman walking across the hayfield. बट यहाँ पे उसने जो लिखा है वो लिखा है कि एक्सटेंडेड सिमिली. अब एक्सटेंडेड सिमिली क्या होता है? एक्सटेंडेड सिमिली ये होता है कि आपके पास सिमिली तो है, बट लाइक इट इज रिपीटिंग ओवर द सेंटेंसेस एंड लाइंस. अगर आप इसका फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट स्टेंजा अगर आप पढ़ते हो तो ये लाइक अ टॉल वुमेन की यहाँ से लेके टिल एंड तक वो उसी की बात कर रहे हैं. लाइक जिस तरह इसने आगे भी जाके एक एमसीक्यूज पूछा है कि वॉकिंग अक्रॉस, फिर ड्रेस्ड इन अ क्रिस्टल एंड द सन, and then she used swept, darkening, and then there was another word that she used for the simile that she introduced in the first line, like a tall woman moved lightly. So ये वही tall woman को लेके जो उसने simile बिल्कुल first line में introduce करवाया था, simile like a tall woman, उसी को extend कर रहे हैं over the sentences and over the lines. तो ये बेसिकली एग्जांपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. लाइक इसको आप एक्सटेंडेड सिमिली कहते हो जब कोई सिमिली ओवर द सेंटेंसेस और ओवर द लाइंस आप उसको एक्सटेंड कर देते हो, आप उसी के बारे में बात कर रहे हो. तो ये एक्सटेंडेड सिमिली होता है. एंड द बी स्टेटमेंट इज एंगेज द रीडर्स अटेंशन. ये तो बिल्कुल लाइक बेसिक सा होता है कि जब भी आप किसी किसी चीज का टाइटल पढ़ते हो तो उसका पर्पस यही होता है कि आपको रीडर्स की अटेंशन के लिए आप कोशिश करते हो कि यू ऑलवेज कम अप with a very strange or very attractive टाइटल. तो टाइटल का मेन पर्पस ही यही होता है कि आपको अटेंशन चाहिए होती है. तो बी तो जो आपके पास है वो तो जनरल सा ट्रूथ है, दिस इज ऑलवेज करेक्ट. बिगिन द टेलिंग ऑफ द स्टोरी, इसका कोई आपके पास एविडेंस नहीं है और ना ही ये कोई नैरेटिव है कि जो पोम उसने पहली लिखी है वो कोई नैरेटिव नहीं है, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, कोई टेल नहीं है.
तो इसका कोई एविडेंस आपको मिलता नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द फर्स्ट बेसिकली यू आर सेइंग कि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, राइट? अभी तक किसी का क्वेश्चन है इसमें? किसी को आगे कुछ समझ नहीं आया इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज में? क्लियर है आदिक? Yes, sir. Okay, in the MCQs number 28, sorry. In the MCQs number 28, the poet's choice of the words. Now again, हम extended simile की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो again function of the words की बात कर रहे हैं। मैं वही बार-बार वही बात repeat कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कोई theme के बारे में पूछते हैं usually, but it's about the title. आपके पास कभी भी clear ideas पे बात नहीं होती। It usually about the literary devices that are being used in the poem. It's about the function of the phrases and the words. That's it. अब 28 में वो जो 7 में क्वेश्चन था एक्सटेंडेड सिमिली का, उसके लिए जो उसने वर्ड्स असाइन किए हैं थ्रू आउट द पोम, वो उनका फंक्शन पूछ रहा है। द पोइट्स चॉइस ऑफ द वर्ड्स वॉकिंग, रस्लिंग, स्वेप्ट, मूव लाइटली कंबाइंड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ। अब ये आपके पास किस चीज की इमेज बना रहे हैं? The option A is the movement of the rain across the field. This is very literal. जब भी आप पॉम और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कभी भी लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना। कभी भी किसी का कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस का ये कभी भी पर्पस नहीं होता कि आप लिटरल मीनिंग्स बताओ, अनलेस दे आस्क, और वो फिर आपके पास वोकैब का क्वेश्चन बन जाता है। वो लिटरली स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास वर्मिलियन टंग का, ये जो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। अदरवाइज आपको कहीं पे भी लिटरल मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। So the option A is will get eliminated, and option B is the gentle nature of the summer storm, which is bit close, क्योंकि आपके पास फर्स्ट पॉइंट अगर आप पढ़ो तो ये जुलाई स्टॉर्म, जुलाई समर्स टाइम होते हैं, तो it's about like it resonates or it closer to the answer. Let's see the other option and we will decide which one is correct. The gentle nature of the summer storm, और ऑफ कोर्स जेंटल नेचर, ये जितने भी वर्ड्स हैं, वॉकिंग, रस्लिंग, स्वेप्ट, मूव लाइटली, ये उसकी नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये नेचर अगर आप वर्ड्स पे फोकस करो तो ये कोई हार्श वर्ड्स नहीं है, दे आर वेरी सॉफ्ट वर्ड्स। रस्लिंग, स्लोली, वॉकिंग, मूव लाइटली, सो दे आर डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द समर स्टॉर्म। और समर स्टॉर्म का आपको जुलाई स्टॉर्म से आइडिया मिल रहा है, because it's in the July, so it's of course a summer storm, right? And then the C option is the vivid nature. That's uh, that's incorrect. Elimination rule lagega. The vivid nature of the poet's perception. It's not vivid. It's very clear, right? So the option C will get eliminated. And D, the brief nature of the storm, and option E is again will get eliminated. So you're left with the option B and D, right? Or B में अगर आप दोबारा क्वेश्चन को देखो, the choice of the words की बात हो रही है. So they're basically describing the nature of the summer storm. So B, option B is correct. BD they're closer to the answer, but B is the best answer that you can choose. Looking at the words that the poet has used, right? So the B option is correct in MCQ's number 28. So moving forward, question number 29. What does the poet mean when she says that the rain is dressed in crystal? Again, literal meaning पे नहीं जाना आप लोगों ने. Apply the elimination rule and literal meaning. अब इसने जो पहला दिया हुआ, raindrops were clinging to women's skirts. That's not true. The tall lady is dressed in a magical skirt made of light. That's also not true. Like elimination rule आप लोग apply करो. और इसमें आप लोग the sun's reflection on the raindrops made them look like crystals, which is very sensible. And let's look at the line first. Line पढ़ लेते हैं. Like a tall woman walking across the hayfield. अब ये जो like a tall woman है, अब इसमें अगर आप देखो तो ये as a simile उसने use किया, right? वो actually में किसी औरत की बात नहीं कर रहा. It's a simile. तो आपके पास और पहले दो ऑप्शंस तो वैसे ही जहां पे वो वुमेन की बात कर रहे हैं वो तो आपके पास वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे. So the option A और option B तो वैसे ही eliminate हो रहे हैं because
he's not actually talking about a lady, but वो as a simile उसको use कर रहा है. The rain came slowly, dressed in crystal and the sun. अब ये थोड़ा सा जब भी आपके पास पोइम आती है तो अगेन वर्ड्स की बात हो रही है, फंक्शंस की बात हो रही है और आप इमेजेस की बात करते हो. तो ट्राई टू create an image in your mind while reading or while like understanding the poem, right? अब अगर आप इसको थोड़ा सा visualize करने की कोशिश करो तो you will eventually reach to the right, you will eventually choose the best answer, which is option C. The sun's reflection on the raindrops made them look like crystals, right? Guys, please अपना mic बंद कर लो जिसका भी on है. Don't you kindly अपना mic बंद कर लो. Option D और E भी देख लेते हैं. The poet is expressing the fragile nature of the raindrops. Fragile here means weak. और यहाँ पे कहीं पे बात नहीं हो रही उसकी like nature की बात हो रही है, but it's about the crystals, it's about the science and visualization कि crystals कैसे बनते हैं. Option D is incorrect क्योंकि fragile means weak. Option E is the poet is using images to enhance the poem's imaginative qualities. That's also like kind of true. So again, option B or E are the closest answer, but the best one that you can choose is option C, sorry, option C and E. Option C and E, you basically have to choose between the C and E. बाकी तीनों तो eliminate हो रहे हैं, right? तो इसमें अगर आप line जाके पढ़ो तो you will get an idea that the option C is correct. क्योंकि वो crystals की बात कर रहा है, dressed in crystals, so you have like उस phrase पे आपने restricted रहना है. You have to talk about that phrase, which is in the inverted commas, dressed in crystal, right? So option C is correct. Now move forward to the question number 30th. Which of the following, मैं उसको tick कर देता हूँ, so you get an idea that option C is correct, right? Which of the following best describes the speaker's attitude towards the rain? Again, elimination rule से start करते हैं. And of course, like when we are practicing, as I keep repeating this, कि we start कि हमें right answer नहीं चाहिए while practicing or while solving questions. We have to eliminate the wrong answers and we have to give the like with reasoning. तो इससे ये होता है कि आपकी जो practice है और जो आपकी prep है वो बहुत अच्छी हो जाती है. Now let's talk about the option A, tolerance. We tolerate the unpleasant things. आप टॉलरेट किसी चीज को टॉलरेट तभी करते हो ना जब वो अनप्लीजेंट होती है. तो स्पीकर the speaker, the poet is not tolerating the rain, right? अगर आप poem पढ़ो तो he's like even admiring the rain. Option B, delightful. He's happy, right? Let's B is like somehow related to the answering the attitude of the speaker, right? But let's go through the rest of the options and see अगर उनमें से कोई best possible हो सकता है. टॉलरेंस का मैंने आपको बता दिया, वो टॉलरेट अनप्लीजेंट थिंग्स. तो यहाँ पे वो किसी अनप्लीजेंट थिंग को टॉलरेट नहीं कर रहा. ऑप्शन सी इज अगेन एक्सेप्टेंस. थोड़ा सा हार्श वर्ड है एक्सेप्टेंस. लाइक we tend to accept something that is against our like will or against our nature. Like sometimes हम कुछ ऐसी चीजों को accept करना चाह रहे होते हैं which is against our will, but we still have to accept it, जो कि ऐसा फॉर्म में नहीं है. Receptive, again, acceptance of receptive are basically like same words and receptive में आप willing होते हो accept करने के लिए, but acceptance में you actually accept it. और option E तो वैसे ही eliminate हो जाएगा. He's not unhappy, he's actually very happy, which is delightful. So the option B is correct, right? Now the question number 31st. In night clouds, the white mares symbolize the. क्या आंसर हो सकता है इसका? कोई आंसर करेगा इसको? नाइट क्लाउड्स को. In night clouds जो first poem है, sorry जो second poem है, उसमें किस चीज को symbolize कर रहा है? The title of the second poem symbolizes what? Stars eliminate हो जाएगा. Storm और आपने इसको direct वो नहीं करना.
आप जब ये पॉइंट पढ़ोगे तब जाके आपको आइडिया होगा कि इट्स एक्चुअली टॉकिंग अबाउट क्लाउड्स, लेकिन अभी उसमें भी हमें वी हैव टू डिसाइड कि ईदर रेन क्लाउड्स और जस्ट क्लाउड्स, राइट? तो समटाइम्स टाइटल भी काफी लाइक टाइटल को देख के आपने इसको आंसर नहीं करना, यू हैव टू रीड and understand and try to visualize the whole poem, and then you have to answer this question, the 31st. क्योंकि टाइटल कुछ और होगा, नीचे पॉम कुछ और होगी, तो आपने पॉम को पढ़ने के बाद टाइटल का आंसर करना है, आपने डायरेक्टली टाइटल का आंसर नहीं करना। नाइट क्लाउड से तो वैसे डायरेक्टली आप इन्फर कर सकते हो, इम्प्लाई कर सकते हो कि क्लाउड्स की बात हो रही है, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लिटरल मीनिंग्स पे नहीं जाना, यू हैव टू रीड आउट द पॉम। अब लकीली ये जो पॉम है इसमें क्लाउड्स की ही वो बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्लाउड ही होगा, बट यूजुअली ऐसे नहीं होता। हमने क्लासरूम में बहुत सी फॉर्म्स की हैं जिसमें टाइटल कुछ और होता है और उसके नीचे जो पूरा उसका थीम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो एज अ मेटाफर यूज हो रहा होता है। नाइट क्लाउड्स यहाँ पे मेटाफर नहीं है, उसने लाइक सेम वर्ड यूज कर लिया, उसने मे बी उसने कोई मेटाफर यूज किया होता, जैसे यहाँ पे इसने वाइट मेयर्स को यूज किया, ठीक है, अब ये उसने एज अ मेटाफर यूज किया। अब वाइट मेयर्स क्या होते हैं, जो टो होता है घोड़े का, उसको वाइट मेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो in 31st, the cloud is the best answer. Storm, stars eliminate हो जाएगा, the best, the two possible answers are C or D. You have to decide between the C and D. So C is the best one, क्योंकि अगर आप पॉम पढ़ोगे तो उसने रेन की तो कहीं पे बात ही नहीं की। He is just talking about the clouds, right? करो जो इसे इसने sorry, sorry, is there any question or query? You can write in the chat box. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में वो लिख सकता है, या इट्स क्लाउड्स। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप एलिमिनेशन रूल यूज कर रहे हो, आफ्टर यूजिंग द एलिमिनेशन रूल ऑप्शन ए, बी और ई तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, नाउ यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी और डी। अब सी और डी में से जब आपने डिसाइड करना है तो यू यू एक्चुअली हैव टू लाइक अंडरस्टैंड द पॉम, और पॉम में वो क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, कहीं पे उसने रेन को मेंशन नहीं किया, ऑल्दो रेन और क्लाउड आर लाइक द सेम थिंग, लाइक एक दूसरे का वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। बारिश बादलों के बगैर नहीं हो सकती, राइट? तो लेकिन पॉम में उसने व्हाइट मेयर्स की बात की है, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल द एंड वो व्हाइट मेयर्स की बात कर रहे हैं, एंड व्हाइट मेयर्स इज अ मेटाफर दैट द पोएट यूज फॉर द क्लाउड्स, राइट? तो ये और व्हाइट मेयर्स का मैंने आपको लिटरल मीनिंग बता दिया कि वो घोड़े के जो टो होते हैं वो होता है, लेकिन वी आर नॉट inclined towards the literal meanings unless they ask in the question, तो वो आपका डायरेक्टली एक vocab का एमसीक्यूज बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आप लोगों ने पॉम ये पढ़ा हुआ है। यूजुअली हम क्लासरूम में तो पहले पॉम को भी डिस्कस करते हैं, बट क्योंकि मैं मॉक एग्जाम का दे रहा हूँ तो तुम सब ने ये पहले एक दफा पढ़ी हुई है पॉम, तो आई एम जस्ट लाइक क्विकली doing the answers to the questions. So the 32nd is the poet's use of the image of the mares throughout the poem is an example of extended. अब जब भी मैंने जैसा फर्स्ट पोम में आपको सिमिली का बताया था, और मैंने आपको ये भी प्रूव किया था कि वो एक्सटेंडेड सिमिली कब होती है। एक्सटेंडेड सिमिली वो होती है कि आपने एक सिमिली इंट्रोड्यूस करवाई और फिर यू आर टॉकिंग अबाउट that particular simile that you introduced in the previous lines, and you're talking about over the lines, over the sentences. Usually तो आप simile metaphor एक line या एक sentence में देख रहे होते हो, but sometimes it's extended, और extended बहुत simple है, आप उसके बारे में over the sentences, over the lines बार बार डिस्कस कर रहे हो, तो वो आपके पास एक्सटेंडेड हो जाता है, एक्सटेंडेड लिटरेरी डिवाइस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल in the first poem, like a tall woman, the poet introduces the simile in the first line of the poem. लास्ट में भी नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश की तो क्लास है ना साइड बस मैं अनम्यूट करो, ओ सॉरी म्यूट करो, ओके। तो एक्सटेंडेड सिमिली जैसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जुलाई स्टॉर्म में like a tall woman, she introduces the simile in the first sentence and she kept talking about it. And similarly, in the second poem, the poet introduces the metaphor white mares for the clouds, and he kept talking about white mares.
So this is extended metaphor, right? So the option B is correct. और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं जल्दी से. ऑप्शन ए इज इन एलिमिनेट हो जाएगा. इस पे मुझे आई थिंक एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है. सिमिली और मेटाफर में आप लोगों को डिफरेंस पता है. पर्सोनिफिकेशन आप लोगों को मैंने बताया था कि व्हेन यू असाइन a human quality to a non-human thing, like the sun dancing. Oh, sorry, the sun smiled, the flowers dancing. So you're assigning the human quality to non-human objects, right? और synecdoche क्या होता है? Synecdoche is basically मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पार्ट पूरी लाइक जैसा मैंने आप लोगों को व्हाइट हाउस की एग्जांपल दी थी. तो द व्हाइट हाउस डिक्लेयर्ड. सो इट्स नॉट द व्हाइट हाउस बट इट्स प्रेसिडेंट बाइडेन और उसकी कमेटी. लेकिन आप व्हाइट हाउस, अब वो व्हाइट हाउस जो आपने वर्ड यूज किया, इट्स बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कमेटी ऑफ द बाइडेन. और अगर आपने वर्ड्स को देखना है जैसे व्हील्स और कार का रिलेशनशिप है, तो दिस इज बेसिकली स्नेक डॉच. एंड एलिगोरी तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होती है, राइट? अब 33rd में, अब जो मैं बात आप लोगों को लाइक एक बात बता रहा था कि बार बार कि फंक्शंस और हमने फंक्शंस देखा वर्ड्स के, हमने फ्रेजेस देखे, हमने टोन पे बात की कि पोइट की टोन कैसी थी. ठीक है, हमने एटीट्यूड्स को डिस्कस किया, हमने फ्रेजेस का मतलब देखा. अब हमारे देयर इज अ फोर्थ sorry there's a fifth kind of a question from the poem which is basically very simple, और वो बात कर रहे हैं vocab पे. ठीक है, इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम व्हाट डज द वर्ड वर्मोलियन मीन. ठीक है, इसमें अब आपने डायरेक्ट आंसर करना है. दिस इज अ प्योर वोकैब का क्वेश्चन. अब नाउ दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो हम पोएम में देख रहे हैं. हमने लिटरेरी डिवाइसेस पे देखा, हमने फंक्शंस पे देखा, हमने फ्रेजेस पे देखा, हमने टोन पे देखा, हमने एटीट्यूड पे देखा. तो अब इसका, अब यहाँ पे अगर आप लोग, अब यूजुअली इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो यू माइट नॉट हैव लाइक सॉलिड आंसर. वर्मोलियन का मतलब बहुत से बच्चों को नहीं आता. So what you can do is go to the um, go to the line जहाँ पे वर्मोलियन लिखा हुआ है, और आप उसको थोड़ा सा पढ़ो and then apply the elimination rule. Or the tiger's son will leap upon you and destroy you with one lick of his vermilion tongue. So it's talking about the sun, hot, wet, sticky, red, rough. Rough eliminate होगा, sticky भी eliminate होगा, B भी eliminate होगा, wet. And you're left with the hot and red. And red is correct answer. जो लिटरल मीनिंग है वो रेड ही है. बी सी डी सही है, बच्चान से कह रहे हैं. लेकिन with one lick of his Vermilion tongue. अब Vermilion यहाँ पे as an adjective use हुआ है. And the meaning of the Vermilion is red. It's B, C और E को हमने eliminate किया था while reading the lines from the poem. Now moving forward to the question number 34. What do you think the poet chose to compare the sun to a tiger? क्या हो सकता है इसमें? अब उसने आपको अगेन 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और उसके बाद आपने आंसर करने के हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू आउट ऑफ these 3 statements. The first statement is tigers are brightly colored like the sun, which is obvious. ठीक है, अगर वो आप पोइम में कोई भी मेटाफर, कोई भी सिमिली यूज कर रहे होते हो, या किसी को किसी चीज के साथ असाइन कर किसी को किसी चीज के साथ असाइन कर रहे होते हो, तो उनके बीच में कोई उनका स्ट्रक्चरल, उनका कलर वाइज उनकी कोई ना कोई सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो द स्टेटमेंट नंबर 1, द स्टेटमेंट नंबर ए इज करेक्ट. टाइगर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड लाइक द सन. कलर की बात हो रही है. द स्टेटमेंट बी इज टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग लाइक द सन, व्हिच इज आल्सो करेक्ट. टाइगर्स प्रे ऑन थिंग लाइक द सन. प्रे का, अब यहाँ पे 34th का आंसर, अब देखो स्टेटमेंट ए और बी तो काफी लिटरल है. लाइक ये तो जनरल ट्रूथ है. जनरल ट्रूथ नहीं कहेंगे इसको, ये तो लाइक पढ़ के समझ में आ रहा है कि दैट्स ट्रू. इसको जनरल ट्रूथ नहीं कहते. और स्टेटमेंट ए एंड बी मेक सेंस. बट टू आंसर स्टेटमेंट सी, टू नो कि ये ठीक है या फॉल्स है, ये ट्रू है, यू हैव टू गो बैक टू द पोएम and you have to actually read the lines. Fly mares, strain your utmost, scatter the milky dust of stars, or the tiger's son will leap upon you and destroy you.
सो यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रक्शन की उसको डिस्ट्रॉय करने का की इंडिकेशन आपको मिल रही है विद वन लीक ऑफ हिज वर्मिलियन टंग, राइट? टाइगर्स प्रे ऑन थिंग लाइक द सन, व्हिच इज आल्सो करेक्ट, जिसका एविडेंस हमें फॉर्म से मिला है, ठीक है? इसको हम विदाउट ये जैसा हमने ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर ए और बी को हमने करेक्ट किया था, क्योंकि उसके लिए हमें फॉर्म पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी स्टेटमेंट नंबर ए और बी के लिए। बट सी का एविडेंस, वी नीड द एविडेंस फॉर ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट सी, ठीक है? एंड द एविडेंस के लिए हमें फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जो क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, दीज आर ऑल बेस्ड फ्रॉम द फॉर्म्स दैट आर गिवन, ठीक है? नाइट क्लाउड्स और जुलाई स्टॉर्म। सो यू हैव टू गो टू द, और वहां से आपने रीड आउट करने की, इफ यू फाइंड the evidence for the statement C, if you find the evidence for the statement C, so आप जो है अपना option E बोल सकते हो, and we have just saw कि option जो statement number C है उसका हमें evidence form से मिल रहा है, so the option 5, which is basically I think E, basically तीनों statements are correct, right? Moving forward, in the lines 5 and 6, when the poet urges the mares to fly and to strain, what might she have been implying to the reader? यहाँ पे अगेन क्वेश्चंस को बड़े गौर से पढ़ना होता है आप लोगों ने। हम पॉइंट को भी देखेंगे जहाँ पे उसने फ्लाई और स्ट्रेन का वर्ड यूज किए, बट लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। She have been implying to the reader. अब एज ए रीडर आपको पढ़ के उससे क्या अगर आप एज ए रीडर जब आपने पॉम पढ़ी होगी पेपर करते वक्त, या उसके बाद भी आप लोगों ने पढ़ी है, कि व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू गेट फ्रॉम दीज लाइंस, जब आप ये वाली लाइंस पढ़ते हो जहाँ पे उसने ये कुछ सेंटेंसेस यूज किए, फ्लाई मेयर्स, जहाँ पे उसको जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क उसने लगाया हुआ है, फ्लाई मेयर्स, वो उसको मोटिवेट कर रहा है, ठीक है? फ्लाई मेयर्स, मेयर्स अगेन मैंने आपको बताया कि दैट्स द मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर फॉर द क्लाउड्स। स्ट्रेन योर utmost, scatter the milky dust of star, ठीक है? वो उसको उड़ जाने की और उसको स्कैटर होने की एडवाइस कर रहा है, ठीक है? बेसिकली दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड्स, लेकिन एज ए रीडर आपको वो क्या इम्प्लाई करना चाह रहा है, तो इस चीज का हमने इस क्वेश्चन में आंसर करना है। डू योर बेस्ट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, one must stretch in order to grow. ग्रोथ की तो कहीं पे बात ही नहीं है। लेट्स स्टिक विद द एलिमिनेशन वाली चीज पे पहले। ए को देखते हैं हम, ए माइट बी करेक्ट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, लेकिन हम सेकंड और जो सेकंड लास्ट लाइंस हैं उनको देखेंगे तो उसमें हमें आइडिया होगा कि ऑल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं या फिर इन अ स्पेसिफिक सिनेरियोज। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज ग्रोथ की कहीं पे हम बात नहीं कर रहे। ऑप्शन सी, ओनली थ्रू रियल एफर्ट इज वन सेफ एंड सिक्योर, व्हिच कैन बी ट्रू, ठीक है? एज अ रीडर हमें ये हम ये इन्फर कर सकते हैं कि अगर हमें भी किसी चीज से इफ यू हैव टू क्लियर द टेस्ट, यू हैव यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, राइट? तो अगर आप लोग भी ये पॉम पढ़ोगे तो यू कैन टेक इट इन दिस सेंस, ओनली थ्रू रियल एफर्ट इज वन सेफ एंड सिक्योर। Option D, there are always predators who can destroy you. This is the negative. पहली अगर आप if you just read the two lines, fly mirrors और उसके बाद वाली जहाँ पे वो stretch और उसको motivate कर रहा है, तो वहां पे कोई ऐसी negative indication नहीं है. So option D can also be emotions are like skittish forces. Emotions are like skittish horses. Again, इसको eliminate कर दो, इसकी कहीं पे बात नहीं हो रही. So you're left with the option C and A. तो कोई बता सकते हैं कि which one is correct? You just have to decide between the circumstances. That's it. मैं वापस उस लाइन पे जा रहा हूँ. Fly mares, strain your utmost, scatter the milky dust of stars. Is there any circumstance that we are discussing that the poet is referring towards? Or it's just कि हमें हर हाल में ये काम करना है? हमें stretch और strain करना है खुद को. किसने आंसर किया है? Let me check.
C will be correct. Good. C is correct answer. ठीक है. Okay, so 36 देखो. The poem represent which of the following genres? Odd, lyric, elegy, sonnet and narrative. Elimination rule लगाओ. Sonnet नहीं है ये. Sonnet is a 14 lines poem. तो ये 14 lines की नहीं है. Sonnet तो वैसे eliminate होगा. Narrative में you set up a plot. You start with the characters, and there's a tale, there's a story that you tell in the narrative, and there is no such kind of narration over here. मैं again repeat कर रहा हूँ. Narrative में you start setting up the plot, और आप plot set करते हो to tell a story, to tell a tale, and you end up the tale with a moral. So this is the narrative style, and this is not narrative. This is the personal view of the poet, right? Poet about the night clouds, about the July storms, right? The poems represent which of the following genres? Sonnet को हमने eliminate किया, narrative को हम eliminate करें, elegy में आप लोग इसमें आप mourn, it is basically written to mourn some sort of a loss. इसमें आप किसी गवाई हुई चीज के बारे में अफसुर्दगी का इजहार करते हो, और इसमें म्यूजिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है. Same goes for the odd that you write for some beloved. आप किसी की तारीफ में लिखते हो and it's very musical. इसमें musical aspect बहुत ज्यादा होता है. Like you can read odd and elegy as a music. ठीक है. आप इसको musical, जैसा आप पढ़ते हो कोई गाना पढ़ते हो, तो जैसा गजल हम पढ़ते हैं, तो odd is basically like of a गजल. आप अगर इसको पढ़ भी रहे हो तो आपको इसको एक सुर के साथ पढ़ना होता है. Like इसका अंदाज लिखने का ऐसा होता है कि सुर ऑटोमेटिकली इसमें आता है. म्यूजिक एस्पेक्ट इसमें एडेड होता है ऑलरेडी. And you're left with the lyric. Lyric is a correct answer, लेकिन lyric और narrative, lyric narrative ही होता है, लेकिन lyric में आपका personal view होता है. आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हो, right? मेरा जुलाई स्टॉर्म के बारे में बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है. ठीक है. किसी और को जुलाई स्टॉर्म के, लाइक जुलाई में जो समर टाइम होता है, जो उसमें बारिशें होती है, मानसून होते हैं, उसका डिफरेंट एक्सपीरियंस है. ठीक है. तो ये लिरिक में आपके पास ये एज होते हैं. आपका अपना पर्सनल व्यू क्या है, पर्सनल, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट क्या है अबाउट समथिंग, दैट्स अ लिरिक. अ नैरेटिव में यू ऑलवेज सेट अप अ प्लॉट, और उसमें स्टोरी होती है, और उसका मॉरल एक ही होता है, और वो सबका, लाइक सबको एक ही चीज पता होती है. जो टेल मुझे आती है वही टेल आपको पता है. जो स्टोरी मैंने, लाइक जिस तरह मैं नरेशन करूंगा, उसी तरह आप करोगे, बिकॉज इट्स द सेम स्टोरी. सेम स्टोरी इसलिए बिकॉज द मोरल इज द सेम. उसका जो एंड गोल है, जो उसका मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो सेम है. तो उस पे आप जो स्टोरी का थीम बनाओगे वो भी सेम ही होगा. तो नैरेटिव में आपका पर्सनल व्यू वाला एस्पेक्ट नहीं होता, लिरिक में आपके पास पर्सनल व्यू का एस्पेक्ट होता है. ठीक है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई थिंक पोम हमारा कवर हो गया यहाँ तक. वी लेफ्ट विद द लिरिक ऑफ कोर्स. यस सर, इज नैरेटिव मीन स्टोरी. इट्स अ स्टोरी. नैरेटिव में you set up a plot and you start with the tale. स्टोरी होती है आपकी. सर लाइंस राइम नहीं कर रही तो लिरिक कैसे? लिरिक का राइम से कोई लाइक इतना वो नहीं है. मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, इट्स अ पर्सनल व्यू, इट्स अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. और जैसा मैंने एलिमिनेशन रूल के थ्रू किए, तो उसमें ऑड भी नहीं है, एलेगी भी नहीं है, सोनेट और नैरेटिव तो वैसे ही. ठीक है. एंड यू आर लेफ्ट विद द लिरिक एंड नैरेटिव, और मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. राइम की चीज बाद में आती है कि लाइक आप जब भी किसी, अब इंग्लिश लिटरेचर में यही होता है कि आप किसी चीज को देख रहे हो, तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट, लाइक आप डिफरेंट मीटर्स रखते हो. लाइक जिस तरह आप किसी चीज को मेजर करते हो ना, उसका एक मीटर होता है, एक डिवाइस होती है. आप उस डिवाइस को यूज करके उसको, उस क्वांटिटी को मेजर करते हो. इंग्लिश लिटरेचर में यू हैव अ डिफरेंट डिवाइसेस. आप पहले देखोगे कि उसकी हाउ डू वी डिफाइन द डिवाइस, एंड देन उसको, उसका राइम स्कीम क्या है, उसमें पर्सनल व्यू है या नहीं है, उसमें स्टोरी बताई जा रही है नहीं बताई जा रही. तो देयर आर डिफरेंट मीटर्स, डिफरेंट डिवाइसेस दैट यू यूज टू डिटरमिन द काइंड ऑफ द पोम, राइट. तो ये बेसिक डिफरेंस है.
So the lyric is the correct answer. Rhyme भी एक चीज है, but नहीं. बैले बहुत वो होता है, म्यूजिकल एस्पेक्ट होता है. मैं बैले की दो तीन एग्जांपल अगर टाइम मिला तो हम बैले का गूगल से देखे. असल में मैं आप लोगों को इनकी एग्जांपल्स लाइक एक एक पॉम इनकी अलग से दिखा दूंगा ताकि तुम लोगों को मजीद क्लियर हो जाए कि लिरिक कैसी दिखती है, नैरेटिव कैसी होती है, बैले कैसी होती है, ऑड कैसी होती है. सोनेट तो तुम लोगों को पता है, सोनेट तो काफी अंडर लाइक उसमें तो कोई है ही नहीं, उसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए. आई थिंक मीटिंग खत्म हो रही है, मैं दोबारा स्टार्ट करूँ क्योंकि मुझे तो रिकॉर्ड करना ही है आज पूरा. तो अगर अभी भी कोई विलिंग हो तो ज्वाइन कर लेना. मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट रहता है. ओके.